तो चलो चालू करते ना। तो आज का टॉपिक अपना क्या होगा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बार बार सुने होंगे। डिप्थीरिया कहाँ सुने होंगे? डीपीटी की जो वैक्सीन लगती है ना, अभी अपन लोग जब टेटनस पढ़े थे तो टेटनस में अपने को वैक्सीन लगी थी पेंटावेलेंट वाली, है ना। तो पेंटावेलेंट में डीपीटी की वैक्सीन लगती है, साथ में दो और लगते हैं, एक हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और एक हेपेटाइटिस बी, ये लगती है। तो जो डीपीटी में जो डी है ना, ये डिप्थीरिया है। और यही डिप्थीरिया क्या करता है? डिप्थीरिया मतलब कोई बीमारी का ही नाम है। तो यही है डिप्थीरिया। ऑर्गेनिज्म बीमारी सेम ही रखती है। तो देखो, तो अपने को अगर कुछ नहीं पता डिप्थीरिया के बारे में तो देखो, डिप्थीरिया है ना, डी से स्टार्ट होता है, उसका उल्टा कर दो पी, मतलब क्या? स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा होगा। इतना एटलीस्ट याद कर लो तो अपना काम हो जाएगा। तो देखते हैं इसको कितने पार्ट पे अपन लोग पढ़ेंगे। अब डीप में पढ़ते हैं। तो इसका बेसिक फीचर क्या होता है, इंट्रोडक्शन समझेंगे, ठीक है। उस इंट्रोडक्शन को सच्चे से समझ लिया, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन याद है ना तुम्हारा तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस बहुत सारे ईजी हो जाते हैं अपने। तो इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया अपना? उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स, क्या फीचर्स हैं, चलो ठीक है, वो खास का फीचर्स हम लोग देखेंगे इसमें। फिर क्या देखेंगे? उसका वायरुलेंस फैक्टर, मतलब उसके पास क्या गन्स हैं। अब जो गन लेके आए तो उसकी वजह से क्या वो तबाही मचाएगा, मतलब क्या वो ये गन्स के बारे में पता चल गया किस तरीके से तबाही मचा रहा है। मतलब ये सर पे मार रहा है, हाथ पे मार रहा है, पैर पे मार रहा है, कहाँ मार रहा है, मतलब पैथोजेनेसिस समझेंगे। और उस पैथोजेनेसिस से कहाँ कहाँ अपने को लगा, मतलब क्या क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं उसके, ठीक है। और जब कर लिया ये सब तो उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे और फिर ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन देखेंगे। इसको भी थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। ये देखो अपना ये हो गया क्या, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन। ट्रीटमेंट में अपना दो पार्ट आता है, मोर पावरफुल वाला, लेस पावरफुल वाला। वैक्सीन में तो बच्चों में तो और एडल्ट में दोनों पार्ट है। तो अपन अगर हम लोग देखें बेसिक्स, तो बेसिक्स क्या है अपना यहाँ पे? इंट्रोडक्शन क्या पढ़े? इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, अपना गन, उससे क्या पैथोजेनेसिस हुआ, उसका क्या क्लिनिकल फीचर होगा, क्या उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन। तो देखो इंट्रोडक्शन क्या है इसका, जो डिप्थीरिया है वो किसके द्वारा कॉज किया जा रहा है? कोरिया से याद कर लो, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है ना। ये कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है ना, ये टॉक्सिन निकालता है, डिप्थीरिया टॉक्सिन। और अभी पढ़ेंगे उसके बारे में डीप में। ये डिप्थीरिया टॉक्सिन ज़्यादातर किसको इफेक्ट करता है? बच्चों को, ठीक है ना। जैसे इससे याद कर लो कि बच्चे ज़्यादातर, अच्छा ठीक है छोड़ो, बच्चों को इन्फेक्ट करता है। और बच्चों में क्या करता है? ये दो पार्ट करता है, ठीक है ना। दोनों ही आईटीसी है, इन्फ्लामेशन कर रहा है। फोटोज़ याद करो, कंटेंट नहीं। इन्फ्लामेशन मतलब क्या? पस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कहाँ पे? फेरेंस में कर रहा है, तो एक्जिडेटिव फेरेंजाइटिस। और दूसरा क्या? टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन करता है, तो क्या? मेम्ब्रेनस टॉन्सिल। यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, तो फोटो चलते चलो। कोरिया का एक बैक्टीरिया था, उसने क्या किया? उसका नाम क्या था? कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। उसने क्या किया? टॉक्सिन निकाला। वो टॉक्सिन किन को इन्फेक्ट किया? बच्चों को इन्फेक्ट किया। बच्चों में उन्होंने दो चीज़ किया, पस प्रोड्यूस करवाया तो एक्जिडेटिव फेरेंजाइटिस, और मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट किया तो मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। सिंपल, ठीक है ना। तो देखो इसके अगर हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में तो ये समझे कि ये क्या करा रहा है, क्या इसका डिजीज़ है। अगर इसके फीचर देखेंगे तो इस डायग्राम को बस देखो, डायग्राम के ऊपर एक क्लब शेप दिख रहा है, तो ये क्लब शेप्ड स्वेलिंग दिखेगी इसके ऊपर। और ये खुद कैसा है? ग्राम पॉजिटिव दिख रहा है ना, पर्पल कलर का। और इसमें कोई भी कैप्सूल दिख रहा है? नहीं। कोई भी स्पोर दिख रहा है? नहीं। कोई भी फ्लैजेला दिख रहा है? नहीं। तो इसलिए नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल, सिंपल। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हुआ? कोरिया का बैक्टीरिया था, बच्चों को इन्फेक्ट किया, एक्जिडेटिव फेरेंजाइटिस और मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस कराया। दिखता कैसे था? ऐसे टाइप का। इस फोटो में अपने को क्या दिख रहा है? एक सर्कल दिख रहा है जिसके अराउंड कोई भी कैप्सूल नहीं है तो नॉन कैप्सुलेटेड, कोई भी फ्लैजेला नहीं है तो नॉन मोटाइल, कोई भी स्पोर नहीं है तो नॉन स्पोरिंग। सिर्फ एक चीज़ दिख रहा है, ऊपर एक क्लब शेप स्वेलिंग दिख रहा है, सिंपल। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सिर्फ इसके दो पॉइंट हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। क्या होता है? यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। मतलब देखो कोरिया से अपन लोग अभी पढ़ गया ना कोरिया, तो कोरिया कहाँ पे? कोरिया के लोगों को देखा है, कोरिया चाइना, ये लोग के लोग सबका एक जैसे ऑलमोस्ट दिखते हैं ना, आँख छोटी छोटी रहती है। तो वही है यहाँ पे भी, जो अब आदमी ही कोरिया का है तो लिखेगा भी कोरियन चाइनीज ऐसे ही कुछ ना। तो उसका जो अरेंजमेंट क्या होता है? यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, मतलब चाइनीज़ लेटर का अपीयरेंस होता है। देखो इसी को यूनिफॉर्म अरेंजमेंट कहते हैं। ये जो एक्यूट एंगल को भी बताते हैं क्या होता है। बेसिकली क्या होता है यूनिफॉर्म अरेंजमेंट? चाइनीज़ लेटर अपीयरेंस को कह सकते हैं। देखो ये बैक्टीरिया है, ये डिवाइड किया और सेम ही प्लेन में एक्यूट एंगल पे डिवाइड किया, ठीक है ना। जैसे यहाँ डिवाइड किया, मान लो दूसरा डिवाइड करके ये अलग हो जाता है, पर नहीं, ये इकट्ठा रहेगा। यहाँ पे इस एंगल पे डिवाइड किया, या फिर अलग भी हो गया पर ऐसे डिवाइड हो गया, यहाँ रह गया। तो ये एक एंगल बनाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। और वो एक्यूट एंगल अपने को कैसा अपीयरेंस देता है? जैसे कुछ खुल रहा है, स्नैप हो रहा है, तो स्नैपिंग टाइप ऑफ सेल डिवीजन कह सकते हैं, या फिर चाइनीज़ लेटर अपीयरेंस जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म।
तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, चाइनीज़ लेटर अपीयरेंस, क्योंकि चाइना का आदमी था, चाइनीज़ में लिख रहा था, तो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। दूसरा अपने पास क्या है, ये डंबल, बहुत मतलब एकदम फिट आदमी है तो डंबल उठाता है। तो डंबल कैसे होते हैं, एक रॉड शेप्ड होता है, उसके एंड पे अपना वजन होता है, तो ये उसके एंड में ये वजन है, उसी वजन को हम लोग कहते हैं रंग बिरंगा वजन है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल। बहुत सारे रंग बिरंगे ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें होता क्या है, नाम ही मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स है, इसके अंदर क्या होगा, पॉली मेटाफॉस्फेट्स, ठीक है। तो मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स में क्या है, मेटा से निकालो पॉली मेटाफॉस्फेट्स, ठीक है। अब देखो ये जब इसको ब्लड अगार पे ग्रो करते हैं ना इस बैक्टीरिया को, तब इसमें ये दिखता है, क्यों, क्योंकि वो उस पर इसके ब्लड अगार का न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है और फिर यही मेटाफॉस्फेट स्टोर कर लेता है अपने टर्मिनल एंड्स में, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो ये जब इसको हम लोग दिखता कैसे, ये पर्पल कलर का कब दिखेगा, जब ये मॉफलर से अपने याद कर लो लॉफलर्स, तो लॉफलर्स मिथाइलिन ब्लू डालेंगे ना, तो ये पर्पल कलर का दिख रहा होगा अपना, ठीक है ना। चलो, तो ये अपना हो गया दूसरा पार्ट। हाँ, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। पहला क्या, चाइनीज़ में लिखता है, मतलब क्या, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, और एकदम फिट आदमी है, मतलब डंबल उठाता है, डंबल मतलब क्या, एंड उसके मोटे होंगे, मतलब मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स है, ठीक है। अब मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स किसके बने, पॉलीमेटाफॉस्फेट, और इसमें ब्लड अगार में ग्रो करता है, उसको स्टेन करने के लिए कौन से स्टेन कर रहे हैं हम लोग, लॉफलर्स मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। अब देखो बेसिकली इसमें इसका जो दूसरा नाम है, इसका क्या कहेंगे अपन लोग, पोलर बॉडीज से याद करो, पोलर बॉडीज़, या फिर ये बेब है ना, ये एक मूवी थी, तो बेब अर्नस्ट ग्रैन्यूल्स कह सकते हैं, या तो वोल्टेज वाला तो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। तो पोलर बॉडीज़ वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स याद हो गया, ये एक्स्ट्रा है बेब अर्नस्ट ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और लेकिन ये मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल इसका तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पर और में भी पाया जाता है, जैसे कोरोना बैक्टीरियम जीरोक्स वाली मशीन लगा, जीरोसिस, या फिर गार्डिनेला वेजिनालिस, इनमें भी मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स पाया जाता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नहीं याद करो तो भी चलेगा। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया था, कोरिया का आदमी था, टॉक्सिन निकालता था, बच्चों को इफेक्ट करता था, क्या करता था, फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस। फीचर क्या थी, ग्राम पॉजिटिव था, क्लब शेप्ड था, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल। दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, चाइनीज़ लेटर अपीयरेंस और मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स। चाइनीज़ लेटर अपीयरेंस क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल पर डिवाइड कर रहा था, और मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स क्यों, क्योंकि टर्मिनल्स में मेटाफॉस्फेट की अपना पॉलीमेटाफॉस्फेट से अपना स्टोरेज ग्रैन्यूल्स थे, उसी के कारण से, ठीक है। इसको स्टेन करने के लिए अपना क्या है, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लॉफलर्स मिथाइलिन ब्लू, जो इसको पर्पल कलर का स्टेन दे रहा है, सिंपल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या अरेंजमेंट क्या जा सकता तो इंट्रोडक्शन हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं इसका वायलेंस फैक्टर। तो इसके वायलेंस फैक्टर में क्या है अपना, जो वायलेंस फैक्टर है वो इसका है टॉक्सिन, क्योंकि टॉक्सिन की वजह से ये तो सबको मार रहा था ना। तो इसका वायलेंस फैक्टर क्या हो गया, टॉक्सिन। तो टॉक्सिन क्या करता है बेसिकली, दो कंपोनेंट होते हैं इसके, ए और बी, दो कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो देखो बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन के कंपोनेंट्स होते हैं, तो देखो ए और बी कंपोनेंट है ना, तो नाम में ही है, बी क्या करेगा, बाइंडिंग कराएगा, और ए एक्शन कराएगा। तो ये किससे बाइंड करेगा, अब सबसे ऊपर में क्या होता है, एपिडर्मिस होता है ना, तो एपिडर्मिस पे जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ना, उससे बाइंड करेगा, मतलब क्या, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से जाके बाइंड किया, ये बाइंड कराया और एंट्री करवा देगा अंदर। अब अंदर एंट्री हुआ तो कहाँ पहुँच गया ये फ्रेगमेंट अंदर, और अंदर ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो अपने को लंबा करवाने की कोशिश कर रहे होंगे, मतलब क्या, इलॉन्गेशन फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे एपिडर्मल फैक्टर, जो बाहर वाले फैक्टर्स मतलब एपिडर्मिस वाले फैक्टर से बाइंड करके अपना इलॉन्गेशन फैक्टर से बाइंड करवाने के लिए ए फ्रेगमेंट अपना अवेलेबल हो गया। तो ए प्लस इलॉन्गेशन फैक्टर, इसके ये क्या करेगा, इसका राइबोसाइलेशन कर देगा, राइबोसाइलेशन ऑफ, तो उसके कारण क्या, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ये इलॉन्गेशन फैक्टर इनएक्टिवेट हुआ ना, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था क्या, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराने में। तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं मतलब इनिबिट ट्रांसलोकेशन, सिंपल। तो इसमें जो अपने पास गन है, उस गन का नाम क्या है, डिप्थीरिया टॉक्सिन। वो टॉक्सिन के पास दो कंपोनेंट है, एक ए फ्रैगमेंट, एक बी फ्रैगमेंट। बी के नाम से वो बाइंडिंग करा रहा है, ए के नाम से वो एक्शन करा रहा है। बाइंडिंग किससे कर रहा है, एपिडर्मिस से, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ए क्या करा रहा है, एक्शन। एक्शन कैसे करा रहा है, वो बाइंड कर रहा है लंबे होने वाले फैक्टर मतलब इलॉन्गेशन फैक्टर से, उसका क्या करा दे रहा है, राइबोसाइलेशन। राइबोसाइलेशन के कारण क्या हो जा रहा है, वो इनएक्टिवेट, और इनएक्टिवेट होने के कारण फिर प्रोटीन नहीं बन रहा, और अपने अंदर अगर प्रोटीन ही नहीं बना तो सेल निपट जाएगी। हाँ, फिर देखो, तो इन सब के कारण, तो ये देखो अब ये फैलता कैसे है। तो मान लो मेरे अंदर ये है, ये डिप्थीरिया है मान लो, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कैसे फैला सकता हूँ,
या तो मैं छींकूंगा खांसूंगा तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से आएगा, इस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से सामने वाले की फेरिंग्स में गया और फेरिंग्स में देखो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, तो देखो वहाँ पे अगर इन्फेक्ट किया तो उसके कारण होगा रेस्पिरेटरी, और वो टॉक्सिन अपने ब्लड में घुस के अलग अलग जगह पहुँच गया तो उसको कहेंगे सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन, सिंपल, ठीक है ना। तो अपना ये हो गया पैथोजेनेसिस। हाँ, और ये तो अपना क्या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट था। अगर हम लोग का स्किन पे कहीं लीजन है, हम लोग कहीं क्यूटेनियस स्किन पे लीजन है, ठीक है ना, और वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर डिप्थीरिया आके रहने लग गया, तो वो रहने लग गया मल्टीप्लाई करने लगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा क्यूटेनियस डिप्थीरिया। तो या तो मैं इन्फेक्ट कर रहा हूँ या तो फिर मेरे स्किन से इन्फेक्ट हो रहा है, स्किन पे लीजन है तो उसके कारण। तो मतलब मैं इन्फेक्टेड हूँ, या तो मेरे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से तुम कांटेक्ट में आ सकते हो, या तो मेरे स्किन लीजन से कांटेक्ट में आ सकते हो। स्किन लीजन तुम्हारे में क्यूटेनियस को तुम मतलब जैसे मान लो मैं छींका, ठीक है ना, या फिर हाँ मेरे अंदर से बैक्टीरिया निकल रहा है, तो अगर वो तुम्हारे स्किन में गया तो क्यूटेनियस डिप्थीरिया कराएगा, और मैं छींका वो तुम्हारे फेरिंग्स में गया और फेरिंग्स में जाके वो टॉक्सिन निकाला, तो वहीं के वहीं अगर करा रहा है तो रेस्पिरेटरी करा रहा होगा, और सिस्टम में फैल गया तो सिस्टमिक। तो अपने पास 3 पार्ट है, क्यूटेनियस, रेस्पिरेटरी और सिस्टमिक। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट को यहाँ और यहाँ फैलाओ और स्किन में फैला दो, सिंपल। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या पढ़ा इसका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फिर उसका टॉक्सिन क्या होता है, मतलब डिप्थीरिया टॉक्सिन, फिर उसका पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर, है ना। पैथोजेनेसिस तक पढ़े, अब उसका क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे आप लोग। तो देखो क्लिनिकल फीचर अभी मैंने बताया, इसके 3 पार्ट होंगे, रेस्पिरेटरी, सिस्टमिक और क्यूटेनियस। तो रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया में क्या होता है, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, इसको 3-4 दिन दो, वहाँ पहुँच गए अपने फेरिंग्स में, 3-4 दिन दो अच्छे से मल्टीप्लाई करने के लिए। अच्छे से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, टॉक्सिन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, इंक्रीज टॉक्सिन प्रोडक्शन। और ये टॉक्सिन प्रोडक्शन हुआ ना, ये फेरिंग्स में पहुँचा, क्या बोलते हैं यहाँ पे पहुँचा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो हाँ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस हो रही हैं। 2 चीज़ हो रहा होगा, देखो वहाँ पे एक्यूटली क्या हो रहा होगा, जहाँ पे टॉन्सिल्स है ना, वहाँ पे ऐसे टॉक्सिन निकला तो वहाँ पे ये करा देगा स्वेलिंग इन रिस्पॉन्स टू दिस, तो स्वेलिंग हो जाएगा, और वो स्वेलिंग इतना फूल जाएगा कि अपना नेक फूला फूला से दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुल नेक। इस फोटो से आता है बुल नेक दिखेगा, ठीक है ना। और नेक का एडिमा हो गया, सूजन आ गया, ठीक है ना। तो सूजन आ गया, अब उसके कारण से क्या क्या सिम्टम आ रहा होगा, अपनी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फेरिंग्स लेरिंग से तो वॉइस बॉक्स रहता है अटैच, तो स्पीच ख़राब होगी ना, थिक स्पीच, और हम लोग का सांस लेने में दिक्कत होगा सोने समय, तो उसके कारण क्या होगा, खर्राटे आएंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, स्ट्राइडर आएगा। और ये सब होने के कारण यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, इसलिए क्या फाउल स्मेल दिखेगा अपने को। तो ये यहाँ पे टॉक्सिन प्रोड्यूस होने से एक तो स्वेलिंग हो रहा है, दूसरा हो रहा है इन्फ्लामेटरी रिस्पांस। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस के कारण क्या हो, 2 पार्ट है ना इसका। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस हुआ तो उसके कारण नेक्रोसिस हुआ, नेक्रोसिस से पस निकलेगा, वो पस क्या कर देगा वहाँ पे अल्सर फॉर्म करवा देगा, ठीक है ना। तो नेक्रोसिस हुआ उस एरिया में बैक्टीरिया के कारण, तो मर गया, तो मरने का जो पस निकला वो आसपास के एरिया में पूरा अल्सर फॉर्म करा दिया, अल्सर फॉर्म हुआ। अब जैसे ही अल्सर फॉर्म हुआ तो उसको हम लोग मान लो असली छत तो नहीं बना सकते, लेकिन एक सूडो छत बना रहे हैं, उस सूडो छत का नाम है सूडो मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो अगर रियल मेम्ब्रेन होता तो वो किससे मिलके बना होता है, एपिडर्मिस और पूरे फाइबर से, फाइब्रोब्लास्ट से, पर यहाँ पे वो नहीं है, तो अपने को नकली लाना है, जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जैसे मान लो ब्लड निकला हुआ तो फिब्रिन, ब्लड निकला हुआ तो क्लॉट बना हुआ, मतलब ब्लड निकला हुआ तो आरबीसी, और क्लॉट बना हुआ तो फिब्रिन। अब उसके अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आए होंगे तो न्यूट्रोफिल्स, मतलब आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, इन सबको ले लो, और बैक्टीरिया तो है, तो ये सब मिला के सूडो मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हाँ, पहले बेसिक पे चलो। अपन को कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया आया, वो 3 से 4 दिन तक मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, और फिर क्या टॉक्सिन कंसिडरेबल अमाउंट में प्रोड्यूस करने लगा अपने कहाँ, फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स में 2 रिस्पॉन्स आया, एक तो सूजने लग जाएगा, एक वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा। सूजने लग जाएगा वो क्या कहते हैं, टॉन्सिलर स्वेलिंग या फिर बुल स्नैक। ये बुल स्नैक आगे जाके अपने को क्या दिक्कत करेगा, स्ट्राइडर कर देगा, थिक स्पीच कर देगा, और फॉल स्मेल करवा रहा होगा। जबकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होने के कारण क्या होगा, वहाँ पे मर जाएगा सेल्स, मतलब नेक्रोसिस, उसके कारण पस फॉर्म होगा, और पस क्या करेगा अपने को, पस को हम लोग जो अल्सर बना रहा है उसको हम लोग एक स्यूडो छत से कवर कर देंगे। उस स्यूडो छत किससे बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब न्यूट्रोफिल्स, और प्लेटलेट मतलब फिब्रिन्स, और कुछ वहाँ के इन्फिल्ट्रेटिंग बैक्टीरियाज। अब देखो ये स्यूडो मेम्ब्रेन जो है ना, वो धीरे धीरे लैरिंग्स की तरफ एक्सटेंड करेगा, जैसे मान लो ये यहाँ पे स्यूडो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लैरिंग्स की तरफ एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करने से क्या होगा, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है।
यहाँ पे अपने फेरिंग्स गया, फेरिंग से फिर लेंस की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जैसे ही वहाँ पे सांस को रुकने होगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एस्फिक्सिया हो जाएगा, सिंपल। तो क्लिनिकल फीचर में रेस्पिरेटरी समझ में आया, डिप्थीरिया आया, कंसिडरेबल अमाउंट तक मल्टीप्लाई करके टॉक्सिन बनाया, वो टॉक्सिन अपने अंदर फेरिंग्स में 2 पार्ट करवाया, एक तो अपना क्या कराया, स्वेलिंग करा दिया जिसके कारण थिक स्पीच अपना हो गया, और क्या स्टाइडर हो गया, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के कारण क्या नेक्रोसिस हुआ, एक्सोटेट हुआ और स्यूडोमेम्ब्रेन हुआ। अब देखते हैं क्यूटेनियस। तो क्यूटेनियस केस में पाया जाता है, ये इनमें पाया जाता है जिनमें अपना वो नहीं हो, क्या नहीं हो, सबसे मेन तो यही था, अगर ये याद है तो बस मैक्सिमम यही था। अब क्यूटेनियस उनमें पाया जाता है जिनमें वैक्सीन हो चुका है। वैक्सीन हो गया तो क्या होगा, अगर वैक्सीन हो गया तो फिर अपने पास और भी स्ट्रेन है जो कि पैथोजेनिक नहीं है, ठीक है ना, तो वो अपने वो टॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म स्किन पे ग्रो करके वहाँ पे दिक्कतें करते हैं कि वहाँ पे स्यूडोमेम्ब्रेन फॉर्म कर देगा यहाँ पे, या फिर वहाँ पे पंच्ड आउट अल्सरेटिव लीजन फॉर्म कर रहा है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वैक्सीनेटेड लोगों में, तो फिर इनमें पैथोजेनिक स्ट्रेन नहीं, नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन अपने को इन्फेक्ट कर रहा होगा, और वही सेम चीज़ स्यूडोमेम्ब्रेन और अल्सर फॉर्म करा रहा होगा, ठीक है। तो अपन लोग ने क्या देखा था यहाँ पे, ये रेस्पिरेटरी के थ्रू अगर फेरिंग्स में गया तो उसमें देखो बुल स्नैक कर दिया और अपना आगे जाके क्या स्यूडोमेम्ब्रेन फॉर्म करवा दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे स्किन में गया तो 2 चीज़ किया, वही अल्सर और स्यूडोमेम्ब्रेन। अब देखो अगर अपना सिस्टमिक बचा तो सिस्टमिक में जहाँ जहाँ जाएगा, जैसे कार्डियक में गया तो वहाँ पे हार्ट रेट एबनॉर्मल अरिथमिया कर दिया और फैला देगा, में कार्डियोमायोपैथी हो गया। सिमिलरली न्यूरॉन में क्या करेगा, डीमाइलिनेशन कर देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सीरियन नर्व्स को, इनको डीमाइलिनेट कर देगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपना 3 पार्ट में बट गया, रेस्पिरेटरी, क्यूटेनियस और सिस्टमिक। तो रेस्पिरेटरी जो है उसके अंदर अपना क्या बोलते हैं, 2 पार्ट याद कर लो, बुल स्नैक और स्यूडोमेम्ब्रेन। अपना जो क्यूटेनियस है उसमें भी 2 पार्ट याद कर लो, पंच्ड आउट लीजन्स और स्यूडोमेम्ब्रेन। और इसमें भी 2 पार्ट याद कर लो, कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल, कार्डियक में अरिथमिया और कार्डियोमायोपैथी, मतलब इनलार्ज हो गया, और इसमें तो डीमाइलिनेशन हो रहा है, सिंपल। तो अपन लोग अभी तक क्या पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिप्थीरिया टॉक्सिन मतलब उसका जो वायलेंस फैक्टर के कारण क्या पैथोजेनिस था, क्या क्लिनिकल फीचर। ऊपर से देखते हैं, कोरिया का आदमी था, उसने बच्चों को इन्फेक्ट किया तो उसके कारण क्या हो रहा था, अपना बेसिकली टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस, ठीक है। यहाँ पे कैसा दिख रहा था, ये क्लब शेप था, यहाँ ग्राम पॉजिटिव था, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर 2 थे, एक तो चाइनीज में लिखते थे मतलब यूनिफॉर्म अपीयरेंस, और दूसरा क्या, इसके पास डम्बल था मतलब मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, उसके ये सब नाम थे, और इसको लॉपलेस मिथाइल स्टेन करते थे। उसका जो अपने पास ये था, क्या क्या बोलते हैं अपने पास, गन या फिर जो भी वो है टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो बेसिकली डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है, डिप्थीरिया टॉक्सिन के 2 कंपोनेंट है, ए और बी। जो बी कंपोनेंट है वो बाइंडिंग करवा रहा होगा, जबकि ए कंपोनेंट जो होगा वो इलॉन्गेशन फैक्टर को राइबोसाइलेट करके इनएक्टिवेट कर देगा, तो अपने अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। उसके कारण क्या क्लिनिकल फीचर्स दिख रही हैं, जैसे पैथोजेनेसिस पे डिपेंड करेगा कि अगर वो फेरिंग्स में जाके टॉक्सिन निकाल रहा है तो रेस्पिरेटरी, वो सिस्टम में फैल गया तो सिस्टमिक, और स्किन में रह गया तो क्यूटेनियस। तो रेस्पिरेटरी में क्या हो रहा है, बुल स्नैक बन रहा है और स्यूडोमेम्ब्रेन बन रहा है, क्यूटेनियस में स्यूडोमेम्ब्रेन और पंच्ड आउट लीजन, और सिस्टमिक में कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल। सिंपल। लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं, तो देखो पहले स्पेसिमेन कलेक्ट करो, कहाँ कहाँ हो रहा है, स्यूडोमेम्ब्रेन कहाँ बन रहा है, फेरिंग्स में बन रहा है ना, तो ये थ्रोट से भी लो या फिर नाक से ले लो, नोज से, जहाँ से भी आपका इन्फेक्शन हो रहा था। उसके बाद डायरेक्टली उसको माइक्रोस्कोप में डालते हैं। तो माइक्रोस्कोप में अपने पास 2 चीज़ें, या तो ग्राम स्टेनिंग होता है, एक एल्बर्ट स्टेन इसमें खास है। एल्बर्ट स्टेन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स दिखते हैं अपने, ठीक है ना। यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये देखो, ये जो है ये एल्बर्ट स्टेन है, इसमें क्लब शेप्ड मिथाइलिन ब्लू, हाँ ये सब, फिर ये ग्राम स्टेनिंग वाला चीज़ है, ठीक है। तो देखो ग्राम स्टेनिंग और एल्बर्ट स्टेनिंग, तो ग्राम स्टेनिंग में अभी हम लोग पढ़ के आए, ये डायग्राम को रट लो, कैसा दिखेगा वो, क्लब शेप दिखेगा, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट भी पढ़ के आए हैं, ये मत याद करो, ठीक है। तो अपन लोग ने पहले कल्चर उसको कलेक्ट किया, कैसे, नोज स्वैब से या फिर थ्रोट स्वैब से, और उसके बाद उसको डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में लगा दिया, तो ग्राम स्टेनिंग में, तो एल्बर्ट स्टेन में ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, इसमें क्लब शेप दिख रहा है। जब कल्चर लगा है तो कल्चर 2 टाइप का है, या तो उसको प्रोटीन पाउडर खिला दो, मतलब क्या इनरिच्ड मीडिया दे रहे हैं, या तो उसमें से, या तो उसको सिलेक्टिव मीडिया करते हैं। तो देखो इसमें इनरिच्ड मीडिया के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट दे सकते हैं हम लोग, देखो ऐसे टाइप का प्रोटीन पाउडर हम लोग दे रहे हैं, मतलब क्या लॉफलर सीरम स्लो। दूसरा क्या, या तो ब्लड अगार दे सकते हैं या तो चॉकलेट अगार दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग है, जैसे ब्लड अगार देंगे तो स्मॉल सर्कुलर वाइट कॉलोनीज बन रही होंगी, ठीक है।
मतलब बेसिकली क्या ना, कोरियानी बैक्टीरियम डिप्थीरिया एक फस्टिडियस ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंपल वो नहीं ग्रो कर सकता कहीं भी, उसको उन्हें भरपेट खिलाना पड़ेगा। तो कैसे खिला रहे हैं हम लोग, या तो सीरम दे रहे हैं, या तो आरबीसी दे रहे हैं, या तो चॉकलेट दे रहे हैं। तो जब सीरम दे रहे हैं लॉफलर सीरम, तो उसमें क्या दिख रहेगा, स्मॉल सर्कुलर कॉलोनीज बन रही होगी, सिमिलर इसकी तरह ही स्मॉल सर्कुलर कॉलोनीज बन रही है, पर इसमें येलो टाइप की है, इसमें वाइट कॉलोनीज बन रही है, बस ये अंतर है, ठीक है ना। तो देखो, तो लॉफलर सीरम स्लोप का फ़ायदा क्या होता है, लॉफलर सीरम स्लोप जल्दी हो जाता है, मतलब क्या, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बस 6 से 8 घंटे का इसमें हो जाता है, और इसमें मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स का प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। डिसएडवांटेज बस ये है कि अगर ये 6 से 8 घंटे क्रॉस करेंगे ना आप, तो फिर आपके कमर्शियल ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इनरिच मीडिया के अपने 3 चीज़ खिला दिए, या तो उसको चॉकलेट खिला दो, या तो आरबीसी खिला दो, या तो सीरम ही खिला दो। तो लॉफलर सीरम स्लोप में वो कैसे दिख रहा होगा, वही स्मॉल कॉलोनी जैसे कि इसमें दिख रहा है स्मॉल, बस इसमें येलो कलर का होगा, इसमें वाइट कलर का होगा। और 6 से 8 घंटे ग्रो करने दोगे तो मतलब छोटा ही इंक्यूबेशन, उससे ज़्यादा ग्रो करने दे तो कमर्शियल ग्रो करने लग जाएगा, वही इसका डिसएडवांटेज है। तो ये अपना आ गया क्या, इनरिच मीडिया के अंदर। अब अपना देखते हैं सेलेक्टिव मीडिया। तो सेलेक्टिव मीडिया के अंदर आता है क्या, पीटीए, पोटेशियम टेलोराइट अगार। तो पोटेशियम टेलोराइट अगार क्या होता है, देखो जैसे टेलोराइट है, इसमें टेलोराइट अगर में टेलोराइट तो होगा ही ना, तो डिप्थीरिया उसको टेलीरियम में कन्वर्ट कर देता है, और ये टेलीरियम जब डिप्थीरिया के अंदर जाता है ना तो काला हो जाता है, तो वही दिखने लग जाता है अपना ग्रीन ग्रीन। उसका डायग्राम मैं पेस्ट नहीं किया हूँ, कर दूँगा, बुक में होगा, ठीक है। तो अपना ये समझ में आया, टेलोराइट को टेलीरियम में कन्वर्ट किया और टेलीरियम एक्सेप्ट हो गया, तो अलग कॉलोनी अफेयर होने लग गई। ये इसका कल्चर हो गया, कैसा, इनरिच्ड और सिलेक्टिव। फिर अपना आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, बायोकेमिकल ऑटोमेटेड तो याद ही है, मार्लिट ऑफ बायोकेमिकल याद करना है। तो देखो बायोकेमिकल के लिए अपने पास दो चीज़ बस, देखो शुगर दिख रहा है, पिरामिड दिख रहा है, बस उसको देखो। तो देखो, शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट यूजिंग हिज सीरम शुगर मीडिया। सीरम शुगर मीडिया को ये शुगर फर्मेंटेशन कर रहे हैं, कैसे, कब फर्मेंट करेंगे, जब अपने पास शुगर होगा मीडिया में, तो कौन सा शुगर है, सीरम शुगर मीडिया, ठीक है ना। तो देखो इसकी वजह से क्या ये इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, पर इसका एडवांटेज क्या है, इसी का अपोजिट वाला, मतलब क्या, कमन से ग्रो नहीं करता, वही इसका सेम अपोजिट इसमें कर दोगे तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाएगा। और फिर अपना आता है फिर पिरामिड से याद कर लो, पायराजिन अमाइडेज टेस्ट, और तीसरा यूडीएस टेस्ट। तो अपना आइडेंटिफिकेशन में 2 पार्ट में बांटे, ऑटोमेटेड तो मार्लिटॉफ है, और अपना कन्वेंशनल जो बायोकेमिकल्स टेस्ट होते हैं उनमें सबसे मेन शुगर वाला है। तो क्या सीरम शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट कर देंगे, मीडिया में क्या होना चाहिए, सीरम में शुगर होना चाहिए। दूसरा पिरामिड वाला पैराजिमाइड टेस्ट होगा, और तीसरा अपना क्या हो जाएगा, यूडीएस टेस्ट। तो ये सब हो गया, स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिए, उसको डायरेक्ट इसमें माइक्रोस्कोपी में देख लिए ग्राम स्टीरिंग एलर्टन से, और फिर कल्चर कर दिए। कल्चर कैसे किए, अपना लॉफलर सीरम स्लोप और अपना इससे क्या बोलते हैं सेलेक्टिव मीडिया, मतलब कल्चर कैसे किए, इनरिच मीडिया और फिर सेलेक्टिव मीडिया की हेल्प से, और फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे किया, या तो बायोकेमिकल या तो ऑटोमेटिक। अब टॉक्सिन डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो उसको 2 तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, या तो इन विट्रो या तो इन वीवो। इन वीवो मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या, गिनी पिग के अंदर इनॉक्यूलेट करके देखते हैं, तो मर जाएगा तो ठीक है, देखा जाएगा। और दूसरा क्या है, इन विट्रो, मतलब अपना लैब में टेस्ट लगा रहे हैं। तो लैब में अगर टेस्ट लगा रहे हैं तो कैसे दिखेगा ये, देखो बेसिकली क्या होता है, इसका नाम होता है एलेक्स। ये एलेक्स के बारे में शायद जानते होगे, वो उसमें अपना 11 रीजन्स वाई में रहता है। तो देखो एलेक्जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, अपन लोग ये लेते हैं, एक कल्चर प्लेट लिए, उस पर वायरस को इनॉक्यूलेट कर दिया हर जगह, ठीक है। और एक वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा होगा, एक स्ट्रिप लेते हैं जिसपे एंटी टॉक्सिन रहता है, ठीक है ना। अब ये एंटी टॉक्सिन लिए, तो देखो अब अगर इसमें वो है, जैसे ये अपना ये ऑर्गेनिज्म 1 ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म 3 से लगा दिए, तो अगर इसमें अगर टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला होगा, तो इसमें तो एंटी टॉक्सिन है, तो ये दोनों रिएक्ट करके ऐसे 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 स्ट्रीक बन रहा होगा। तो ये देखो ये तो ये वाला स्ट्रेन क्या हुआ, टॉक्सीजेनिक। सिमिलरली ये ऐसे ऐसे बना रहा है, तो ये भी टॉक्सीजेनिक। ये ऐसे ऐसे बना रहा है, ये टॉक्सीजेनिक। ये ऐसे ऐसे बना रहा है, टॉक्सीजेनिक, समझ में। पर ये नहीं बना रहा है, तो इसलिए 1 से 4 तक टॉक्सीजेनिक है, जबकि 5 नॉन टॉक्सीजेनिक है, सिंपल। अब देखो 1 वाला जो टॉक्सिन बना रहा है ना, और 2 वाले से क्रॉस कर जा रहा है, मतलब दोनोों क्या अनरिलेटेड स्पीसीज है, सिंपल। सिमिलरली 2 वाला जो बना रहा है वो 3 को पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब टोटली अनरिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा कुछ रिलेशन है इनके बीच में। और तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर फॉर्मेशन, यहाँ तो क्रॉस बैंड, यहाँ तो स्पर, और यहाँ पे क्या फ्यूजन हो जा रहा है, फ्यूजन ऑफ बैंड्स। तो यहाँ पे ये रिलेटेड स्पीसीज हैं बिल्कुल। तो ये हो गया एलेक्जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, सिंपल। एक अपना एंटी टॉक्सिन लो, ये टॉक्सिन लो, ऑर्गेनिज्म को लगाओ, एंटी टॉक्सिन लगाओ। अगर वो क्रॉस कर दे रहे हैं एक दूसरे को, मतलब रिलेटेड नहीं है, और बस थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलेटेड है, और टच कर गए अच्छे से, तो मतलब वो रिलेटेड स्पीसीज है, सिंपल। हाँ, इस टेस्ट का नाम क्या है, इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन का डिफ्यूजन हो रहा है, सिंपल।
तो अपन लोग तो क्या पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए इसका, इसमें कोरिया का आदमी था, इसका अपन लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लिए, उसके पास क्या गन थे वो देख लिए, उसका क्या पैथोजेनेसिस था, क्या क्लिनिकल फीचर्स था वो देख लिए, और लेबोरेटरी डायग्नोसिस देख लिए। लास्ट में अपने पास क्या बचा, ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो आसानी है, ट्रीटमेंट देखो। तो सबसे ताकतवर क्या है इसमें, अपन लोग एंटी सीरम ले लो। तो एंटी टॉक्सिन मतलब, तो यहाँ पे हॉर्स से निकाला जाता है। इसका एक हॉर्स का फ़ोटो लगा देना चाहिए था, पर ठीक है नहीं लगाया तो। हॉर्स का कोई फ़ोटो है क्या? चलो यहाँ पे लगा देते हैं। हाँ, तो ये हॉर्स डिराइव एंटी डिप्थीरिया सीरम होता है। तो ये जो कि न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कौन? यही अपने को क्या, ये एंटी टॉक्सिन लगाना है बेसिकली। एंटी डिप्थीरिया सीरम के अंदर ही एंटी टॉक्सिन है, इसलिए इसको नाम बोल रहे हैं एंटी डिप्थीरिया सीरम। तो इसका कितना यूनिट है, 20,000 से चालू करना है, 1,20,000 तक जाना है। तो 20 से 40,000 कब देना है, जब अभी चालू है, 48 घंटे से कम में कोई सिम्टम नहीं आया। अगर अपने को फेरेंजाइटिस दिख रहा है, फेरेंजियल मेम्ब्रेन दिख रहा है, तो अपने को 40 से 60,000 लगाना है। और अपने को बुल्स ने कहा गया तो फिर अपने को 80,000 तक लगाना है। ठीक है, तो 20 से 40, 40 से 60 और 80 से 120। 20 से 40 कब, कुछ जब कोई सिम्टम ना आए। 40 से 60 कब, जब अपने को फेरेंजाइटिस स्यूडो मेम्ब्रेन दिखे। और फिर ये क्या लास्ट है, बुल्स ने जब 80,000 तक पास कर गया हो। ठीक है। और लेस पावरफुल क्या होता है, सिमिलर टू शायद टिटनस की तरह ही है। उसमें भी एंटीबायोटिक देने का कोई फ़ायदा होता नहीं था, क्योंकि बैक्टीरिया से टॉक्सिन तो निकल ही चुका है। सिमिलरली यहाँ भी टॉक्सिन निकल चुका है। जब तक टॉक्सिन नहीं निकला है तब तक ये बेनिफिशियल है। तो क्या, लेस देन 6 आवर्स, या फिर जिनमें सिम्टम्स ही नहीं आ रहा, कैरियर है, उनके लिए ठीक है। या फिर जिनमें क्यूटेनियस हो रखा है, ज़्यादा टॉक्सिन का एक्सप्रेशन नहीं है, उनके लिए ठीक है। बाकी तो सही नहीं है ये। तो अपने चार ताकतवर क्या है, एंटी टॉक्सिन लगा दो, एंटी सीरम लगा दो, वही बेसिकली एंटी डिप्थीरियल टॉक्सिन सीरम। ये ज़्यादा अच्छा है। इसका यूनिट याद कर लो बस, कि 20,000 चालू होगा, 1,20,000 पे ख़त्म होगा। और लेस पावरफुल में पेनिसिलिन जी तो लगा ही रहे हैं। वैक्सीनेशन में सिमिलर है उसी की तरह, पेंटावलेंट वैक्सीन जो अपना टिटनेस में लगाते हैं ना, वैसे ही है। तो चाइल्ड में तो वैसे ही कंप्लीट कर देंगे। एडल्ट में क्या होता है, अगर उसमें कंप्लीट है उसका वैक्सीनेशन, तो उसको हर 10 साल पे लगा सकते हैं, ताकि उसका एंटीटॉक्सिन टाइटर मेंटेन रहे। पर अगर कंप्लीट नहीं है तो इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन के अंदर आता है, तो उसको 3 डोज देते हैं, 0 मंथ, 1 मंथ और 1 साल, सिंपल। और रिएक्शन देखा जाए तो वैसे खासा इसका रिएक्शन ही होता है इसके वैक्सीन का। पर कहीं माइल्ड में फीवर, स्वेलिंग, अगर सीवियर हो रहा है तो वो इसलिए क्योंकि डीपीटी वैक्सीन जो दे रहे हैं ना, डीपीटी के अंदर क्या पर्ट्यूसिस है, वो वोल सेल है, तो वो क्या है इंसेफ्लोजेनिक होता है, मतलब क्या ब्रेन का फिट करता है। तो इसीलिए कभी कभी इंसेफ्लोजेनिक हो गया, ब्रेन का फिट करता है, तो उसमें बचना है अपना। ठीक है, तो अब ऊपर से देख लेते हैं क्या पढ़े अपन देखिए, कोरिया का आदमी था, बच्चों को इन्फेक्ट करता था, फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस कर रहा था। उसके पास 2 कैरेक्टर्स फीचर था। वो देखने में कैसा था, ऐसा क्लब शेप था और ग्राम पॉजिटिव था, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड, ये सब था। चाइनीज़ में लिखता था, डम्बल उठाता था, अपना क्या मफलर से स्टेन होता था, मतलब लॉफलर्स मिथाइलिन ब्लू से स्टेन हो जा रहा था। और क्या बोलते हैं अपना, इसका वायलेंस फैक्टर में 2 कंपोनेंट था टॉक्सिन में, ए और बी वाला यहाँ एपिथेलियन से बात करता है, ए वाला इलॉन्गेशन से बाइंड करेगा और क्या करा देगा यहाँ पे, उसका राइबोसाइलेशन करा के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, सिंपल। पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस उसका जो होगा, वो इन्फेक्ट किया और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की तरह निकाला। वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या तो रेस्पिरेटरी करा रहा होगा, या तो सिस्टमिक, और या तो स्किन से कांटेक्ट है तो फिर क्यूटेनियस। तो रेस्पिरेटरी के अंदर 2 पार्ट है अपना, बोल स्नैक और क्या है, स्यूडो मेम्ब्रेन। कहाँ गया अपना स्यूडो मेम्ब्रेन। और क्यूटेनियस के अंदर क्या था, क्यूटेनियस के अंदर भी स्यूडो मेम्ब्रेन, और क्या था, पंच्ड आउट लीजन था। और सिस्टमिक में हार्ट को फिट कर रहा होगा या फिर नर्व्स को फिट कर रहा होगा। स्पेसिमेन में नोज या थ्रोट से लो, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेनिंग या अल्बर्ट स्टेनिंग, और कल्चर में इनरिच्ड या फिर सिलेक्टिव मीडिया। और क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो ऑटोमेटेड या तो बायोकेमिकल में अपना वही शुगर वाला, या तो पिरामिड वाला, पिरामिडन टेस्ट। और फिर टॉक्सिन डिमोन्स्ट्रेशन के लिए या तो ऑर्गेनिज्म के अंदर, या तो फिर वही एलेक्सियल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। और ट्रीटमेंट में वही हॉर्स का एंटीसिरम, और ये पेनिसिलिन जी तो कोई खासा काम का है नहीं। और वैक्सीनेशन में वैसे अगर टिटनेस कब लिख दोगे तो काम हो जाएगा, सिंपल। बाय।